तो बच्चों कल है 28 तारीख और कल आपका एग्जाम है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो सभी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं वो सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, जो कि स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी और अर्थशास्त्र यानी भारतीय अर्थशास्त्र दोनों को कवर करते हैं। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रिविहान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि बेटा भारतीय अर्थशास्त्र और सांख्यिकी दोनों को मैं पढ़ाऊंगा, तो ऑलरेडी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया है और वो जो टॉपिक्स थे वो आप तक पहुंच भी गए हैं। तो अब जैसा कि मैंने जो 3 दिन की स्ट्रेटजी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आखिरी दिन हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो मैंने सांख्यिकी वाली वीडियो के साथ वहां पर न्यूमेरिकल्स लास्ट में करवा दिए थे। अब मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं वो सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लेकर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि सबसे पहले हम भारतीय अर्थशास्त्र के सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी इकाई है वो है विकास नीतियां और अनुभव 1947 से 1919, यानी कि आजादी से पहले और आजादी के बाद ये सभी जो पूरा एक टाइम पीरियड था, इस सभी टाइम पीरियड में किस तरीके से जो भी चीजें हुई उनके आधार पर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सही विकल्प चयन कीजिए। तो सबसे पहले पूछा है औद्योगिक क्रांति, क्या कह रहा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई पूछा जा रहा है बेटा। तो फ्रांस में, जर्मनी, इंग्लैंड या अमेरिका। तो सबसे पहले कहां पर हुई, उत्तर क्या है, इंग्लैंड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी। 1950, 1953, 1853 या 1901। तो बिल्कुल सही बेटा, उत्तर क्या है इसका, सी 1853। क्योंकि रेलगाड़ी की जो शुरुआत हुई थी वैसे तो 1850 में हुई थी, लेकिन सबसे पहली जो रेलगाड़ी है उसको चलाया गया 1853 में। ठीक है। इसके बाद भारत में विकास योजनाएं कब से प्रारंभ हुई। तो भारत के अंदर जो विकास योजनाएं थी वो कब से प्रारंभ हुई। बट मैंने ऑलरेडी आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें बताया हुआ था क्या बेटा, कि जो प्लानिंग कमीशन है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वो 1951 से 1956 तक चली थी। तो भारत के अंदर जो विकास कार्य है वो 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने वाली संस्था योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, वित्त मंत्रालय है या गृह मंत्रालय है। तो बहुत आसान है, कौन है, योजना आयोग है बच्चों। कौन सा है बेटा, योजना आयोग है, ध्यान रखिएगा। क्या है इसका उत्तर, इसका उत्तर है योजना आयोग। तो यहां पर बेटा आपको ए लिख देना है और यहां पर लिखना है योजना आयोग। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही। किन फसलों में, गेहूं व आलू, गेहूं व चावल, तिलहन व चावल या दाल व मक्का। तो किन फसलों में बेटा, गेहूं व चावल। क्योंकि खासकर जो ये हरित क्रांति थी वो इन्हीं दोनों को लेकर की गई थी, इन्हीं को मध्य में रखते हुए हरित क्रांति को किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग हैं श्रम गहन, पूंजी गहन, बड़े उद्योगों के प्रतिस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या है, श्रम गहन, यानी कि जहां पर श्रम का इस्तेमाल ज्यादा होता है वो कैसे उद्योग होते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में हमें बहुत ज्यादा मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर थी, क्या थी बेटा, आपको बता रखा है 0.5%। 2% तो क्या थी, कुल वृद्धि थी। ठीक है, जीडीपी में वृद्धि थी जो दर थी, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय दर की वृद्धि देखें तो क्या थी बेटा, 0.5% थी। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता की संपूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी स्थिर, अविकसित, विकसित और ए और बी दोनों। तो कैसी थी बेटा, ए और बी दोनों, यानी कि स्थिर थी और अविकसित थी, यानी कि कोई विकास नहीं हो रहा था, कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही थी, और साथ साथ में अविकसित भी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहले पूछा है भारत में प्रथम लोहा इस्पात कंपनी टिस्को की स्थापना कौन से सन में हुई थी। तो बेटा सन 1907 में हुई। इसी के साथ साथ अगर बात करूं, आर्थिक गतिहीनता की दशा में औद्योगिक ढांचा कैसा होता है, तो कैसा होता है बेटा, कमजोर होता है। आर्थिक गतिहीनता मतलब जब कोई भी अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर रही होती है तो उसकी बात कर रहा है। फिर आगे आ जाए बेटा, तो क्या कह रहा है, ब्रिटिश शासन में से पूर्व भारत की कुटीर उद्योग किस अवस्था में था, उन्नत अवस्था में, यानी बहुत अच्छी अवस्था में था।
लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया तो इसने क्या किया, इसने भारत की जो कुटीर उद्योग था उसको एक तरीके से समाप्त कर दिया। अच्छा, प्रश्न पूछा है सन डैश में इंग्लैंड पोस्ट ऑफिस एक्ट बनाया, कौन से सन में बेटा, 1898 में। तो 1898 में इंग्लैंड ने पोस्ट ऑफिस एक्ट बनाया। इसके साथ साथ भारत में स्वतंत्रता के समय डैश क्षेत्र पर जनसंख्या की निर्भरता न्यूनतम थी। तो स्वतंत्रता के समय किस क्षेत्र में जो एक तरीके से जनसंख्या की निर्भरता थी वो न्यूनतम थी, वो था बेटा द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र था जहां पर सबसे कम एक तरीके से निर्भरता थी 10% से। ठीक है, 10 से 11% लोग किसमें इन्वॉल्व थे, द्वितीयक क्षेत्र में, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में थे। सबसे ज्यादा निर्भरता किसमें थी ऐसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे प्राथमिक क्षेत्र। बच्चों आगे चलते हैं, सत्य सत्य की बात करते हैं। क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल भारी अथवा आधारभूत उद्योग ही विकसित अवस्था में थे। बिल्कुल असत्य है। क्यों क्यों असत्य है बेटा, क्योंकि स्वतंत्रता के समय कोई भी जो उद्योग था वो विकसित अवस्था में था ही नहीं। भारी उद्योग तो हमने जब सेकंड 5 ईयर प्लान लेकर आए 1956 से, तब जाकर हमने उनको थोड़ी प्रोत्साहन देना चालू किया, तब जाकर वो हमारे यहाँ पर स्थापित होना चालू हुए। देश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या 20% से कम थी। बिल्कुल सही है, सत्य है, क्योंकि बेटा 17% के आसपास साक्षरता दर थी उस समय पर। अच्छा, वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। बिल्कुल सही, सत्य है। क्यों कहा जाता है, ये महान विभाजन है क्या, अब ध्यान से सुनिएगा। जो ये महान विभाजन है इसका मतलब है, जब हम देखते हैं भारत की अगर मैं बोलूं भारत की अर्थव्यवस्था को अगर देखें, और उससे पहले तो 1881 के आसपास से जनसंख्या की जो काउंटिंग थी वो चालू हुई, जनगणना चालू हुई। तो 1880 से लेकर जब 1921 आया तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो मृत्यु दर थी पहले बहुत ज्यादा थी, और जो एक तरीके से अगर मैं बोलूं बर्थ रेट था वो भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, प्रजनन दर जो जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन 1921 के बाद ये जो अवस्था थी ये बिल्कुल बदल गई, क्योंकि कुछ बदलाव हुए। तो यहां पर जब पहला विभाजन हुआ तो यहां पर क्या था, मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो रही थी, और बेटा जो एक तरीके से आबादी बढ़ रही थी। और इससे पहले अगर 1881 से लेकर अगर 1921 तक देखूं तो किसी साल आबादी बढ़ जाती थी, किसी साल आबादी घट जाती थी। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान समय से काफी कम थी। बिल्कुल सही है, जो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो काफी क्या थी बेटा, वर्तमान समय के मुकाबले कम थी, क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, लोगों के पास एक्सेस नहीं था हॉस्पिटल्स का या और भी चिकित्सा सुविधाओं का, जिससे कि जो एक तरीके से जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कम हो गई थी, क्योंकि मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। तो अगर मान लेते हैं 200 लोग पैदा हो रहे हैं और 150 लोग मर रहे हैं तो क्या होगा, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी लेकिन सिर्फ 50 के दर से बढ़ेगी। वहीं पर अगर 200 लोग पैदा हो रहे हैं और सिर्फ 10 ही लोग मर रहे हैं तो क्या होगा बेटा, तो इसमें उससे क्या होता है, इससे जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो बहुत तेज हो जाती है। तो यही रीजन है। स्वतंत्रता के समय कार्यशील जनसंख्या का 90% जो विनिर्माण क्षेत्र में शामिल संलग्न था। बिल्कुल गलत है, असत्य है बेटा। आगे चलते हैं, ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था। क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल असत्य है। आगे देखते हैं, चौथी योजना सन 1969 में शुरू की गई। बिल्कुल सही है बेटा। कौन सी बोल रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना अगर मैं यहीं पर आपको समझाऊं ये क्यों सत्य है, तो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में शुरू हुआ, 1956 तक चला। फिर दूसरा 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान की बात कर रहा हूं, पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में FIP लिख रहा हूं। तो सेकंड 5 ईयर प्लान की जब मैं बात करूं तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था बेटा ये कब तक चला, ये 1956 से लेकर 1961 तक चला। थर्ड 5 ईयर प्लान चलाया गया बेटा, इसको भी 1961 से 1966 तक चलाया गया। लेकिन 1966 में हमारी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, विश्व में बहुत सारी एक तरीके से लड़ाइयां चल रही थी, तेल की कीमतें बहुत बढ़ रही थी। ठीक है, ये इन सभी की वजह से 1966 से लेकर 1969 तक बेटा एक योजना अवकाश दिया गया। क्या दिया गया, योजना अवकाश। इसके अंदर बेटा, इस योजना अवकाश के अंदर इन 3 सालों में ऐसा नहीं है कि कोई प्लानिंग नहीं हुई, बिल्कुल हुई थी, लेकिन यहां पर एक साल की प्लानिंग की गई। ठीक है, एक वर्ष की प्लानिंग यहां पर की गई। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, बहुत सारा पढ़ना है तो अब समझाने की जरूरत नहीं है, यहां पर बस आपको ध्यान रखना है चीजों को।
अच्छा, तो यहां पर इसके बाद और बता देता हूं, तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था बेटा, ये 1969 से लेकर 1974 तक चला। इसके बाद फिर से दोबारा से जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, ये बेटा 1979 से 74 से लेकर 1979 तक चला। और इसके बाद बेटा ये पहला योजना अवकाश है, इसके बाद एक दूसरा योजना अवकाश आता है 1979 से लेकर 1980 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी बात। ठीक है, और एक तीसरा योजना अवकाश भी आएगा, तो इतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सर्वप्रथम चेन्नई में 1951 में पारित हुआ। क्या कह रहा है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले कहां पर जो क्या बोलते हैं, बिचौलियों की बात थी, ठीक है, जो जमींदारों को खत्म करने की बात थी, वहां पर जो जमींदार को खत्म करने का जो कानून था, सबसे पहले 1951 में कहां पर पारित किया गया? चेन्नई में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सन 1956 की औद्योगिक नीति में प्रथम वर्ग में 17 उद्योग रखे गए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1956 की जो नीति थी, क्या उसमें 17 उद्योग रखे गए? बिल्कुल सत्य है। अब बाद में इसको घटाकर 17 से 8 और 8 से 3 कर दिया गया। अच्छा, ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था। क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल असत्य है। आयात नहीं बेटा, निर्यात किया जाता था। कच्चे माल को हम खरीदते नहीं थे, बेचते थे। तो यहां पर क्या कह रहा है? आयात कह रहा है, तो गलत हो गया। निर्यात लिख देता तो सत्य हो जाता। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चलाई गई। बिल्कुल सही है। 1953 में जब पहली रेलगाड़ी चली थी, तो 1953 में जो चली थी वो बेटा पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। बिल्कुल असत्य है। ब्रिटिश टैरिफ नीति के कारण हस्तशिल्प का पतन हुआ। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बेटा ब्रिटिश टैरिफ नीति के ही कारण जो क्या बोलते हैं एक तरीके से इसके बाद एक और उत्तर आएगा बेटा, जो कि होगा सत्य। यहां पर एक उत्तर कम है, तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं। आर्थिक सुधार 1991 से 1991 में जो सुधार हुए, चाहे वो उदारीकरण है, निजीकरण है, चाहे वो क्या बोलते हैं एक तरीके से वैश्वीकरण है, इन तीनों से संबंधित जो प्रश्न है वो यहां पर हम देखेंगे और फटाफट देखते हुए चलेंगे। छोटे पैमाने के उद्योग हैं, ऑलरेडी हमने कर लिया है। क्या है बेटा? श्रम गहन। आगे चलते हैं। उदारीकरण का अभिप्राय किससे है? सरकार द्वारा भौतिक नियमों में ढील, करों को बढ़ाना, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बेटा उत्तर क्या है? ए है। सरकार द्वारा नियमों में ढील देना ही क्या है? उदारीकरण है। आगे चलते हैं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? विश्व को एक सत्ता नहीं माना जाता, बाजार शक्तियां स्वतंत्र नहीं, विश्व को एक इकाई मानकर बाधाएं हटाना। तो बिल्कुल उत्तर क्या है बेटा? सी हो गया। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निजीकरण का अभिप्राय सरकारी संबद्धता वापस लेना, वैश्वीकरण, उदारीकरण, नियोजन। तो बेटा उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया ए। सरकार की जो एक तरीके से अथॉरिटी थी उसको कम करना ही क्या है? निजीकरण है। अच्छा, आगे देखते हैं। उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? प्रतिबंध में कमी, अधिक प्रतिस्पर्धा बनाना, विस्तार की स्वतंत्रता और उपयुक्त सभी। तो बेटा उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। भारत में उदारीकरण का कदम, रुपए का अवमूल्यन, पूर्ण परिवर्तनीय विदेशी इक्विटी 51%, उपयुक्त सभी। तो बेटा क्या है? उपयुक्त सभी है। यानी ये सारी नीतियां अपनाई गई किसके लिए? उदारीकरण के लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू हुए? 1990, 91, 92, 93, तो 91। 1991 में चैप्टर का नाम भी यही है, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है, आसानी से याद हो जाएगा ये। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? रिक्त स्थानों की बात करें तो रिक्त स्थानों में क्या क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला है सन डैश के बाद उदारीकरण, निजीकरण, आर्थिक सुधार किए गए। तो आपको बताया था मैंने 1991। अच्छा, इसी के साथ साथ प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति क्या है बेटा? तो उदारीकरण है। अभी अभी हमने बात करी थी पीछे कि मुक्ति यानी छूट देना एक तरीके से क्या है? उदारीकरण है। तो बेटा क्या हो गया? उदारीकरण हो गया। आगे देखते हैं। वैश्वीकरण के प्रमुख उपाय, डैश में वृद्धि करना है। तो वैश्वीकरण का क्या है? व्यापार में वृद्धि करना। इसका मुख्य उपाय क्या है? व्यापार में वृद्धि करना। निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक उद्यमों पर स्वामित्व प्राप्त करना डैश कहलाता है। निजी क्षेत्र द्वारा स्वामित्व, जो सार्वजनिक उपकरण है वहां पर उसकी को तो बेटा निजीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? निजीकरण। अच्छा, अमेरिका भारत पर उत्पादन डैश लागू करने के लिए दबाव डाल रहा था। क्या कर रहा था बेटा? पेटेंट कानून। ठीक है, जिसमें कि कुछ चीजें रजिस्टर करवाई जाती हैं। आगे देखते हैं। सत्य सत्य की बात करते हैं। भौतिक नियंत्रणों में ढील देना उदारीकरण कहलाता है। क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल बेटा सत्य है। आगे चलते हैं। वैश्वीकरण में विश्व को एक सत्ता नहीं माना जाता। बिल्कुल गलत है। वैश्वीकरण में विश्व को एक सत्ता माना जाता है, तो असत्य है। अच्छा, क्या कह रहा है? सरकारी संबद्धता वापस लेना निजीकरण है। क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। नई आर्थिक नीति जुलाई 1991 के बाद लागू हुई।
क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं बच्चों, उदारीकरण में शराब सिगरेट के लाइसेंस समाप्त किए गए, बिल्कुल गलत है बेटा, नहीं किए गए तो असत्य है। अच्छा आगे देखते हैं, कृषि शाख में नाबार्ड देश का सर्वोच्च बैंक है, तो बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था जब थ्योरी, तो मैंने वहां बताया भी था कि जो नाबार्ड है वो सबसे एक तरीके से सबसे उच्च बैंक है, किसके लिए? कृषि के लिए। कृषि जो क्षेत्र हैं या फिर एक तरीके से जो क्रेडिट जो ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है उसको पूरी तरीके से कौन कंट्रोल करता है? नाबार्ड करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति होते हैं, क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल असत्य है, क्योंकि बेटा योजना आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होते, ठीक है। कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सत्य है। बताया था पढ़ाते टाइम कि योजना आयोग को समाप्त करके प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग लाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत पेट्रोलियम का निर्यातक देश है, बिल्कुल, क्या सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत में तो पेट्रोलियम की इतनी मात्रा है ही नहीं, बल्कि भारत तो पेट्रोलियम को क्या करता है? आयात करता है। अच्छा, भारतीय रुपए का अवमूल्यन 3 चरणों में हुआ, क्या कह रहा है? बिल्कुल असत्य है। आगे देखते हैं, नई आर्थिक नीति में नीतिगत उपाय और परिवर्तन शामिल हैं, बिल्कुल क्या है बेटा? असत्य है। आर्थिक सुधार सन 1993 से लागू किए गए, बिल्कुल बेटा असत्य है। क्यों? क्योंकि 1991 से लागू किए। एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर को देख लेते हैं बेटा, उसको हमने वहां से एक तरीके से हटा रखा है, तो आपको आगे हम देखते हैं बेटा। तो क्या कह रहा है? सही विकल्प देखते हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई, कब शुरू की गई बेटा? देखते हैं इसको। क्या कह रहा है? 1/12/1997 में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई स्वर्ण जयंती शहरी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है बेटा? देखते हैं क्या, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, किसानों की प्रमुख समस्या कृषि साख विपणन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या है? दोनों हैं। कैसे? कृषि और साख विपणन, कृषि साख यानी क्रेडिट और विपणन मतलब मार्केटिंग भी है, दोनों ही समस्याएं हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सन 1935 में किस बैंक की स्थापना हुई? व्यापारिक बैंक, बचत बैंक, ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा कौन सा? इनमें से कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा आरबीआई की स्थापना होती है तो वहां पर आरबीआई नहीं लिखा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1935 में। तो अगर यहां पर दिया जाता कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है तो यहां पर उत्तर सही रहता, लेकिन क्योंकि यहां नहीं दिया इसलिए उत्तर क्या है? गलत है। आगे चलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई 1976, 75, 95, तो बेटा उत्तर क्या है? उत्तर है बी 1975। आगे बढ़ते हैं बेटा, मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय और उपरोक्त सभी। तो बेटा क्या है? उपरोक्त सभी पढ़ाया हुआ है जब आपको पढ़ा रहे थे बेटा, तो उत्तर क्या है? सभी है। 2011 जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम की है। तो सबसे कम किसकी है बेटा? बिहार की है। आगे चलते हैं, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी का प्रकार है? खुली, घर्षणात्मक, मौसमी या फिर शिक्षित। तो बेटा कैसी है? मौसमी बेरोजगारी है, यानी कुछ लोग जब खेती करते हैं तो उस समय पर तो रोजगार उनको मिलता है, लेकिन जब खेती का समय चला जाता है तो क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। तो यही समस्या है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौती क्या है? बेरोजगारी, निर्धनता, केवल भी निर्धनता है या फिर दोनों है? तो बेटा क्या है? बेरोजगारी और निर्धनता दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? मुख्य कमी है, इसलिए उत्तर क्या हो गया? डी। भारत में कीमत स्तर किस योजना के बाद बढ़ रहा है? तो बोल रहा है पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी। तो किसके बाद बेटा? पहली योजना के बाद। आगे देखते हैं, उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस आधार पर कीमतों में परिवर्तन मापता है? साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक या फिर दैनिक आधार पर? तो किस आधार पर बेटा? मासिक आधार पर, यानी कि माह के, एक मंथ के आधार पर मापता है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है बेटा? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से प्रारंभ हुई, कौन से? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से प्रारंभ हुई? 1 दिसंबर 1997 से। अच्छा, भारत की डैश प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? तो लगभग 74% जनसंख्या कहां पर निवास करती है? गांव में। डैश का आशय किसानों को ऋण सुविधा प्रोवाइड करने से है, तो बेटा किसका आता है? कृषि वित्त का आशय यानी क्रेडिट का, साख का आशय ऋण सुविधा प्रोवाइड करने का है। तो जो कृषि साख है उसका आशय है कि किसानों को क्या दिया जाए?
किसानों को ऋण सुविधाएं दी जाएं। अच्छा, इसके साथ साथ क्या कह रहा है, भौतिक पूंजी डैश है, तो क्या है बेटा, गतिशील है। इसके साथ साथ और क्या कह रहा है, उच्च शिक्षा के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी डैश की होती है, तो किसकी होती है बेटा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, किसकी होती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा कैपिटल फॉर्मेशन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में डैश बेरोजगारी पाई जाती है, अभी अभी हमने पढ़ा मौसमी बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है, जैसे कि एक खेत है, उसमें लोगों की आवश्यकता तो 2 ही है, लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं, 4। तो ऐसा लग रहा है कि 4 लोग काम कर रहे हैं, पर वहां पर काम वास्तविकता 2 लोगों का ही हो रहा है। तो इसलिए वह कैसी बेरोजगारी है, अदृश्य है। बेरोजगारी है लेकिन दिख नहीं रही। अच्छा, आगे क्या है, सरकार मौद्रिक तथा वित्तीय नीतियों द्वारा मुद्रास्फीति ठीक करती है। मौद्रिक नीतियां क्या हो गई, मौद्रिक नीतियां जो आरबीआई अपनाता है, ठीक है, जैसे कि उसमें बेटा हो गया रेपो दर, बैंक दर, ये सभी क्या होती हैं, इसको आप आगे चलकर पढ़ेंगे, तो इससे मुद्रास्फीति की स्थिति को सही किया जाता है। और इसी के साथ साथ वित्तीय नीतियां क्या हो गई, जैसे कि फाइनेंशियल मेजर्स क्या हो गया कि सरकार ने अपनी व्यय को क्या कर दिया, घटा दिया, सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। तो ये सभी क्या है, कर लेना, अपने व्यय को बढ़ाना, ये सभी किसमें आती हैं, वित्तीय नीतियों में आती हैं। रेपो दर के फलस्वरूप उपभोग वह मुद्रा की उच्च दर का कारण बनता है। तो कह रहा है कि रेपो दर के फलस्वरूप क्या होता है, निवेश व्यय जो है, उपभोग वह मुद्रा निवेश की उच्च दर का कारण बनता है। तो अगर रेपो दर ज्यादा है या कम है, इसके ऊपर अभी इसको अभी आपको यहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपको इतना डिटेल में पूछेगा। चलिए, क्योंकि ये 12th का टॉपिक है, आगे चलते हैं। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, ठीक है, तो क्या बिल्कुल सत्य है, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 से लागू की गई, क्या बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल असत्य है बेटा। हॉट विशेष अवसरों पर लगने वाला बाजार है, क्या बिल्कुल सही है, हाट की बात कर रहा है, ठीक है, क्या बिल्कुल सही है, असत्य है। अच्छा, सन 1988 में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का कार्यक्रम आरंभ हुआ, क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेटा सत्य है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में प्राथमिक तथा मध्य दोनों शिक्षाएं आती हैं, क्या प्राथमिक शिक्षा में प्रारंभिक और मध्य, बिल्कुल सही बेटा, सत्य है, दोनों ही आती हैं, यानी कि 1 से 5 तक और 5 से 8 तक ये दोनों ही शिक्षाएं आती हैं। फिर तो बेटा उच्च स्तरीय शिक्षा, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आ जाता है। तो अगर प्राइमरी और प्री प्राइमरी या फिर अगर उससे ऊपर की बात करें, तो इन दोनों की ही ये जो मध्य शिक्षाएं हैं वो दोनों ही इसके अंदर आती हैं। 11वीं योजना के अंत तक बेरोजगार 480 लाख होंगे, क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। और क्या कह रहा है, शिक्षा जीवन प्रत्याशा स्तर का सूचक है, तो क्या कह रहा है कि जो शिक्षा है वो जीवन प्रत्याशा स्तर का सूचक है, बिल्कुल असत्य है। ठीक है, कि कोई कितना जिएगा, क्या ये किसी की शिक्षा से पता लगाया जा सकता है कि भाई मैंने कितना पढ़ा है, अगर किसी ने ज्यादा पढ़ा है तो ज्यादा जी सकता है, जिसने कम पढ़ा है वो कम जिएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए बेटा ये बिल्कुल असत्य है। भारत और पड़ोसी देशों की तुलना की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने अभी तक 3 यूनिट पढ़ ली है बेटा, चौथी यूनिट हमारी आखिरी इंडियन इकोनॉमी की, इसके बाद फिर हम सांख्यिकी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने तीनों यूनिट के जो सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसको कवर किया है। अब हम चौथे यूनिट की तरफ, यानी कि जो हमारा आखिरी चैप्टर है, यानी 7 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, अब हमारा जो आखिरी चैप्टर है 8वां, उसकी तरफ बढ़ते हैं। चीन गणराज्य की स्थापना हुई 1949 में बेटा, कब हुई, 1949 में, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक निर्धनता वाला देश भारत है, चीन है, पाकिस्तान है या फिर कुवैत है, तो बेटा क्या है, कौन सा है बेटा, पाकिस्तान है। आगे चलते हैं बेटा, वर्ष 2010 में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका, जापान, चीन या भारत था, तो बेटा क्या है, चीन है। यानी कि निर्यातक का मतलब होता है बेटा एक्सपोर्टर, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा था। आगे चलते हैं, जीडीपी में भारत व पाकिस्तान अधिक निर्भर करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र पर, द्वितीयक, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बेटा किस पर करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र पर करेंगे, पहले करते थे, ध्यान रखिएगा। जीडीपी में भारत और पाकिस्तान पहले किस पर ज्यादा निर्भर थे, प्राथमिक क्षेत्र पर थे, ठीक है। लेकिन अभी के समय में भारत की स्थिति यह है कि भारत अब तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। एक शिशु नीति किस देश ने अपनाई, तो चीन ने अपनाई, पढ़ा रखा है। एक शिशु नीति जो थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2013 में सर्वाधिक एचडीआई श्रीलंका, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान का था, तो बेटा किसका था, देखिए चीन का। आगे चलते हैं, और अगर
चाइना को हटा दिया जाए और भारत, पाकिस्तान और क्या बोलते हैं श्रीलंका में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो सबसे हाईएस्ट था वो किसका था? श्रीलंका का होगा। ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जीएलएफ अभियान केंद्रित था। विस्तृत औद्योगिकरण, नई कृषि रणनीति, निजीकरण, आर्थिक सुधार। तो बिल्कुल सही बेटा, विस्तृत औद्योगिकरण की बात थी। बताया था घरों के पीछे फैक्ट्रियां लगाने की बात की गई थी, लेकिन ये नीति बहुत खराब थी। वर्तमान भारत में मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? 178, 260, 68 या 38? तो बेटा कितनी है? 178 है। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो बेटा तृतीयक क्षेत्र का है। ठीक है, तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र। आगे चलते हैं बेटा, क्या कह रहा है? चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान सन 1958 में शुरू हुआ। डैश के क्षेत्र में पाकिस्तान की स्थिति बेहतर है। तो साफ सुविधाओं की उपलब्धता, ठीक है, जो साफ सफाई है, इस सुविधाओं की उपलब्धता में चीन की जो पाकिस्तान की जो स्थिति ऐसा माना जा रहा है बेहतर है, पर वास्तविकता में बेटा है या नहीं है इसको तो कोई बता नहीं सकता। अच्छा, डैश देश के शहरीकरण की जनसंख्या सबसे कम है। कौन से देश की? तो बेटा भारत में जो शहरीकरण है वो क्या है? सबसे कम है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सर्वाधिक कहां होता है बेटा? सबसे ज्यादा कहां होता है? चाइना में होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगला प्रश्न क्या पूछा है? मानव विकास रिपोर्ट 2013 में भारत का क्रमांक 134 था, 134वां स्थान था। जबकि अगर मैं उसकी बात करूं श्रीलंका की, तो 70 या 72 के आसपास उसका स्थान था, यानी कि भारत से बहुत बेहतर। अच्छा, इसके साथ साथ क्या कह रहा है? चीन में लगभग 40% व्यक्ति कृषि में, और भारत में लगभग कितने बेटा? 52% लोग किसमें जुटे हुए हैं? कृषि में। जबकि इसका योगदान भारत के अंदर कितना है? सिर्फ 20% का है। जीडीपी में जो योगदान है कृषि क्षेत्र का वो सिर्फ 20% का है। सत्य और असत्य की बात कर लेते हैं बेटा, देखते हैं। चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है। बिल्कुल असत्य। क्या है? बिल्कुल असत्य है। आगे चलते हैं। भारत स्वतंत्रता के बाद पूंजीवाद व निजी क्षेत्र पर निर्भर है। बिल्कुल गलत है, असत्य है। सन 1978 की सुधार तथा प्रवेश नीति ने चीन के निर्यात को बढ़ाया। बिल्कुल सही है। चीन ने उत्पादन के सभी क्षेत्रों को सरकार के नियंत्रण में रखा। बिल्कुल बेटा सत्य है। आगे देखते हैं। गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात भारत में अधिक है। बिल्कुल क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जो लोगों का अनुपात है वो क्या है? भारत में सबसे ज्यादा है, इवन कि पाकिस्तान से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा। तो यहां पर हमारा जो अगर मैं बोलूं बेटा, तो यहां पर इंडियन इकोनॉमिक्स खत्म होती है। अब हम शुरू करेंगे सांख्यिकी, और उसमें देखेंगे जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, और फटाफट इसको भी खत्म कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ा अभाव है। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की बात करते हैं। अर्थशास्त्र का जन्म हुआ 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में और 20वीं सदी में। तो 1776 में बताया था ना, 18वीं सदी में 1776, इसको बेटा 18वीं सदी बोलेंगे, 18th सेंचुरी। यही वो समय था जब एडम स्मिथ की बुक आती है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो उसी के बाद किसकी स्थापना होती है? अर्थशास्त्र की एक अलग विषय वस्तु के रूप में स्थापना होती है। तो इसलिए क्या बोलेंगे? 18वीं सदी बोलेंगे। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, यह किसने कहा? मार्शल ने कहा, जेके मेहता ने कहा, पिगू ने कहा, या किन्स ने कहा? तो किसने कहा बेटा? पिगू ने कहा। आगे चलते हैं। ये सांख्यिकी के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। बाउल, गॉटफ्राइड, एकेनवॉल, बॉडिंगटन, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बात कर रहा है बेटा? गॉटफ्राइड, एकेनवॉल जो है, इनको क्या माना जाता है? सांख्यिकी के जनक के रूप में भी माना जाता है। सांख्यिकी होते हैं तथ्य, संख्यात्मक समंक, प्रस्तुतिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या होता है? संख्यात्मक समंक होता है। क्या होता है? संख्यात्मक समंक होता है। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। बिल्कुल सही बेटा, आपको ऑलरेडी पता है पहले से ही, ये तो बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध है धन से, मानव कल्याण से, दुर्लभता से और विकास से। तो किससे है? मानव कल्याण से है। पढ़ाया हुआ था आपको कि एक तरीके से रॉबिन्सन ने कहा था, जब आलोचना हो रही थी एडम स्मिथ के उसकी जो उनकी एक तरह परिभाषा थी, तो जब उनकी परिभाषा की आलोचना हो रही थी तो रॉबिन्सन ने ही कहा था कि धन क्या है? सिर्फ साधन है, साध्य क्या है? मानव कल्याण, या मानव क्या है? साध्य है। तो इसीलिए उत्तर क्या हो गया बेटा? मानव कल्याण। अच्छा, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं 2, 3, 4, 5। तो कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। आगे चलते हैं। सत्य सत्य की तरफ। मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। क्या मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती हैं? बिल्कुल गलत, असीमित होती हैं। असत्य हो गया बेटा, ये क्या हो गया? असत्य हो गया। अच्छा चलते हैं आगे।
अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक पिगू ने लिखी है, बिल्कुल असत्य है बेटा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक पिगू ने नहीं लिखी है। अच्छा, सांख्यिकी समंक संख्यात्मक समंक होते हैं, कह रहा है सांख्यिकी समंक संख्यात्मक समंक होते हैं, बिल्कुल सही बेटा। आगे चलते हैं, सट्टा व्यापार में सांख्यिकी महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल असत्य है बेटा। क्यों? क्योंकि सट्टा में संख्या तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप किसी फर्म के बारे में, किसी फर्म में पैसा लगाते हो या कोई शेयर खरीदते हो तो सबसे पहले उसका प्रॉफिट देखते हो, लॉस देखते हो, कंपेयर करते हो, तो संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण हो गई ना। देखते हो कि भाई कितना एसेट है इनके पास, कितनी लायबिलिटी है, तो इसलिए संख्याएं क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के नियम सार्वभौमिक होते हैं, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सार्वभौमिक तो होते हैं, लेकिन यहां पर असत्य इसलिए बोला है कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना कि जब हम स्टैटिक्स पढ़ रहे थे कि कोई साधु व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आवश्यकताएं सीमित नहीं है, जिसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित है, तो उसके ऊपर अर्थशास्त्र के नियम लागू नहीं होते, इसलिए यहां पर इसको असत्य बोला गया है। सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है, बिल्कुल बेटा सत्य है। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी में हम सिर्फ मात्राओं का अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल असत्य है बेटा। आगे देखते हैं, आंकड़ों के बीच अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का नाम उपयोग नहीं है, क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल असत्य है बेटा। आगे देखते हैं, वितरण एक आर्थिक गतिविधि है, क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जनक। आगे क्या कहते हैं, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होती है। आवश्यकता, जरूरत किसके ऊपर निर्भर होती है? तीव्रता पर, यानी कितनी चीज आपको चाहिए। अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लेता हूं मुझे प्यास लगी है, तो मुझे पानी की बहुत तीव्र आवश्यकता है, यानी तीव्रता है पानी के लिए, तभी तो मुझे उसकी आवश्यकता है। तो किसी वस्तु की कितनी आवश्यकता होगी, ये उस वस्तु के तीव्रता पर निर्भर करेगी। अच्छा, संकलन का एक उदाहरण क्या है बेटा? सांख्यिकी है। आगे चलते हैं, सांख्यिकी अपनी प्रकृति से कला तथा विज्ञान दोनों होती है, क्या है बेटा? विज्ञान है। आगे चलते हैं, जब कभी 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं तो उनके 7 मत होते हैं, कितने होते हैं? 7 मत होते हैं बेटा। आगे चलते हैं, पिगू के अनुसार अर्थशास्त्र डैश कल्याण का अध्ययन है, अभी भी बताया था, आर्थिक कल्याण का। ठीक है, किसका है? आर्थिक कल्याण का। रॉबिन्सन के अनुसार मानव कल्याण का है। अच्छा, अगली इकाई की तरफ बढ़ते हैं, आंकड़ों का संग्रहण, व्यवस्थापन और प्रस्तुतिकरण, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है ये? भारत की संगणना कब होती है? प्रत्येक दशक के पहले वर्ष में, प्रत्येक शताब्दी के पहले वर्ष में, प्रत्येक वर्ष, या फिर प्रत्येक 5 वर्ष? तो बहुत आसान है, प्रत्येक दशक के पहले वर्ष में। ठीक है, यानी कि जैसे 2000, अब जैसे मैं मान लूं 2020 25 है, 26 है, तो वैसे तो 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ कोविड की चलने की वजह से। लेकिन आप हर बार देखो तो 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, यानी कि हर दशक के, जैसे 1960s की शुरुआत हो रही है तो उसके पहले ही साल में हो जाएगा, 1970s की शुरुआत हो रही है तो उसके पहले साल में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, क्या कह रहा है? दैव निर्देशन विधि के अन्य नाम बताइए। अवसर न्याय दर्शन, प्रतिक्रियता न्याय दर्शन, लॉटरी विधि, या उपयुक्त सभी। तो क्या बोल रहा है बेटा? उपयुक्त सभी। तो जो दैव निर्देशन विधि है, इसके ये तीनों नाम हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं बच्चों, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम क्या है? तो कह रहा है आंकड़े जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें पहला कदम क्या है? वर्गीकरण, सारणीयन, दोनों में से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो क्या है बेटा? वर्गीकरण है। तो आंकड़े जब प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले काम क्या करना है? तो मान लेते हैं मेरे पास आंकड़ा है, रॉ है, तो उसको क्या करना है? वर्गीकृत करना है कि कौन किस वर्ग में जाएगा। जैसे मान लेते हैं महिलाओं और पुरुषों का आंकड़ा है, तो महिलाओं को अलग कर देंगे, पुरुषों को अलग कर देंगे। फिर उसमें अगर गांव और शहरों का आंकड़ा है तो गांव के आंकड़ों को अलग कर देंगे, शहरों को अलग कर देंगे। तो क्या करें? वर्गीकरण कर रहे हैं ना। सारणी बनाते समय किस नियम को ध्यान रखना चाहिए? उचित आकार, स्ववर्णनीय, उचित माप की इकाई, उपयुक्त सभी। तो बेटा उपयुक्त सभी, सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं, चित्र किस प्रकार के पेपर पर बनाया जाता है? तो बेटा ग्राफ पेपर, सफेद पेपर, किसी पर भी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सफेद पेपर पर, चित्र जो है वो सफेद पेपर पर ही बनाया जाता है। आगे चलते हैं, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? तो 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। अब ये भी बताया था कितने वर्ष बाद की जाती है? 10 वर्ष बाद बेटा। तो उत्तर क्या हो गया? 10 वर्ष हो गया। किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति, वर्ग, सीमाएं, वर्ग, या फिर मध्य मूल्य। तो क्या कहते हैं बेटा? आवृत्ति कहते हैं। क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, इसे फिर से सुन लो। किसी वर्ग में सम्मिलित मदों, जैसे मान लेते हैं 0 से 10, किसी, ये मार्क्स है, क्या है? ये मार्क्स है, वर्ग सीमा है 0 से लेकर 10 तक, इसको वर्ग सीमा बोलेंगे। इसमें मान लेते हैं 0 से लेकर 10 तक जो भी वैल्यूज हैं वो 10 बार आती हैं, या
या 20 बार आती हैं, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है इस वर्ग सीमा के अंदर, तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे आवृत्ति। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र प्रत्येक आयत के शीर्ष के मध्य बिंदु को सरल रेखाओं द्वारा मिलाकर बनाया जाता है? आवृत्ति चित्र, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति वक्र, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या है, आवृत्ति बहुभुज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संगणना विधि का दोष है, संगणना जो विधि है इसका क्या दोष है? पक्षपातपूर्ण, उच्च स्तरीय शुद्धता संभव नहीं, विस्तृत अध्ययन संभव नहीं, या फिर ये खर्चीली है। तो क्या कह रहा है बेटा, ये खर्चीली है, यानी कि इसमें खर्चा बहुत आता है। अच्छा आगे चलते हैं। क्यों खर्चा आता है बेटा? क्योंकि हर एक व्यक्ति से आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर होता है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल के, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अनुपात के, या फिर उनमें से कोई नहीं। उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं डॉ एल बाउल, प्रोफेसर बॉल्डिंग, ग्रॉटफ्रायड, एकेनवॉल, या प्रोफेसर मार्शल। अभी अभी हमने पढ़ा था शुरू में ही, ग्रॉटफ्रायड, एकेनवॉल। आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा, वर्गीकरण में सबसे पहला कदम है सारणी। यानी कि जब हम सबसे पहला कदम अगर आंकड़ों को प्रस्तुत करना है तो उसमें सबसे पहला कदम क्या है? वर्गीकरण है। तो वर्गीकरण में भी सबसे पहला कदम क्या है? सारणीयन, यानी कि टेबल बनाना, सारणी बनाना ही क्या है? सबसे पहला कदम है। द्वितीयक समंकों के स्रोत क्या है? जनगणना, भारतीय रिजर्व बैंक, SSO रिपोर्ट, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या कह रहा है बेटा? उपयुक्त सभी। तो जो भी डाटा कोई भी सरकारी संगठन प्रस्तुत करता है उस पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। इसलिए अगर मैं कहूं कि आंकड़ों के लिए सबसे जो सही सबसे जो एक तरीके से उपयुक्त है वो क्या है बेटा? वो है हमारा वो जो चाहे सरकारी संगठन हो या फिर NSS हो या फिर SS से हो। ठीक है, ये सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है संगठन, प्रस्तुति, वर्गीकरण, या फिर सारणीयन। तो क्या कहलाती है बेटा? सारणीयन कहलाती है। आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो वास्तविक समंक उपलब्ध कराता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं अनुसंधानकर्ता, यानी कि जो वास्तविक डाटा निकाल कर लाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनुसंधानकर्ता कहते हैं। अच्छा क्या कह रहा है? भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है तो बेटा सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन प्रस्तुत करता है? सेंसस ऑफ इंडिया। अच्छा इसी के साथ साथ जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उस वर्गीकरण को कैसा वर्गीकरण कहा जाता है बेटा? कालानुक्रमिक, यानी कि समय के अनुसार जब वर्गीकरण हो रहा है तो कालानुक्रमिक, ठीक है, जो वर्गीकरण है वो कहेंगे। अच्छा इसके साथ साथ क्या बोल रहा है बेटा अगला प्रश्न कि आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की विधि को सारणीयन कहते हैं। दंड आरेख एक कैसा आरेख है बेटा? विमा आरेख है। अच्छा इसके साथ साथ क्या कह रहा है? डैश वर्गीकरण आंकड़ों को विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। तो कैसा वर्गीकरण है बेटा? गुणात्मक वर्गीकरण। आंकड़ों की विशेषताएं, जो विशेषताएं होंगी उनके जो गुण होंगे उनके आधार पर उनको क्या किया जाएगा? वर्ग। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं मेरे पास कोई डाटा है और मैं उसको वर्गीकृत करना चाहता हूं, तो मैंने अभी भी बताया था, मान लेते हैं शहरों का डाटा है और गांव का डाटा है, तो ये एक गुण हो गया कि एक डाटा जो हमने कलेक्ट किया वो शहर का और एक गांव का है, तो हमने दो अलग अलग सारणी बनाई जिसमें हमने उनको वर्गीकृत कर दिया कि भाई एक गांव का डाटा और एक शहर का डाटा। उसके अंदर भी फिर और भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि भाई स्किल्ड लेबर या फिर अनस्किल्ड लेबर, इस तरीके से भी वर्गीकरण और ज्यादा वर्गीकरण हो सकता है। द्वितीयक समंक के दो स्रोत होते हैं। कह रहा है द्वितीयक समंक के दो स्रोत होते हैं बेटा, तो जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा स्रोत भी हैं, पर वास्तविकता दो स्रोत का मतलब क्या कह रहा है? दो स्रोत का मतलब है कि एक तरीके से वैसे तो सरकारी जितने भी द्वितीयक समंक के बहुत सारे स्रोत होते हैं, तो ये होगा तो असत्य बच्चे। ठीक है, वहां भले ही सत्य लिखा है लेकिन ये असत्य होगा, क्योंकि द्वितीयक समंक क्या मतलब होता है? द्वितीयक समंक क्या है? द्वितीयक समंक वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन है जो हम क्या करते हैं अलग अलग जगहों से, या तो सरकार पोर्टल से निकाल सकते हैं, किसी और ने कलेक्ट किया उससे ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रतिदर्श विधि अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है। बिल्कुल सही है बेटा, सत्य है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें जो पॉपुलेशन है उसमें से सभी को नहीं लेना होता, कुछ लोगों को चुनना होता है। संचयी आवृत्ति से अभिप्राय एक वर्ग की आवृत्ति से है। क्या कह रहा है? बिल्कुल बेटा क्या है? असत्य है। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या कह रहा है? व्युत्पन्न सारणी में आंकड़े शुद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। बिल्कुल असत्य है। आगे चलते हैं, धनात्मक विषय
वक्र का सिरा दाईं ओर लंबा होता है, क्या कह रहा है, बिल्कुल सत्य है। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या कह रहा है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि प्राथमिक समंक एकत्र करने की विधि है। तो क्या कह रहा है, बिल्कुल सही। चाहे वो प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान हो गया, चाहे मौखिक अनुसंधान हो गया। मौखिक अनुसंधान क्या, कि आप किसी से डाटा पूछ रहे हो। मौखिक अनुसंधान यानी कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान मतलब आप मान लीजिए आपको मेरा डाटा चाहिए, तो मेरे से पूछने के बजाय मेरे स्टूडेंट से पूछ रहे हो कि सर कैसा पढ़ाते हैं। तो क्या हुआ, आप मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, यानी डाटा तो प्राथमिक ही कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन पूछ किसी और से रहे हो। ठीक। जनगणना विधि में गणनाकारों को कम संख्या की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत। जनगणना विधि में गणनाकारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाटा कलेक्ट करना होता है, इसलिए क्या है, असत्य है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारी अगली इकाई है सांख्यिकी विधियां और निर्वचन केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में। इसको देख लेते हैं बच्चों, क्या है ये। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय माप है माध्यिका, बहुलक, समानांतर माध्य और भारित माध्य, यानी वेटेज मीन। तो समांतर माध्य है। अगला प्रश्न, एक श्रृंखला को 10 बार भागों में बांटने को कहते हैं, दशमक, चतुर्थक, शतमक या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बिल्कुल नाम से ही जैसा दिख रहा है, दशमक कहते हैं। सहसंबंध गुणांक सदैव स्थित होता है, कह रहा है जीरो तथा +1 के बीच में, -1 तथा 0 के बीच में, -1 तथा +1 के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सहसंबंध यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन की बात कर रहा है। तो बिल्कुल उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया बेटा आपका सी। आगे चलते हैं। आधार वर्ष होता है तुलना या संदर्भ वर्ष, वर्तमान वर्ष, कोई भी वर्ष वर्तमान से पूर्व का वर्ष। तो बेटा तुलना या संदर्भ वर्ष। आधार वर्ष का मतलब है जब हम एक तरीके से अगर मैं कहूं, जब हम इंडेक्स निकालते हैं, सूचकांक जब हम बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, चाहे वो उपभोक्ता सूचकांक हो, चाहे क्या बोलते हैं थोक सूचकांक हो, कोई भी सूचकांक जब हम बनाते हैं, या जब कीमत सूचकांक की बात करते हैं, इसमें हम कीमतों में परिवर्तन को देखते हैं, तो उसमें हम एक आधार वर्ष लेते हैं। और ये जो आधार वर्ष होता है, ये वह वर्ष होता है जो कि तुलना के लिए लिया जाता है, ठीक है, तुलना के संदर्भ के तौर पर लिया जाता है। तो तुलना या संदर्भ वर्ष। अच्छा, गुणात्मक माप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर ज्यामिति माप। तो कह रहा है गुणात्मक मापन के लिए सबसे अच्छा कौन सा है बेटा, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। चरम मदों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला औसत है माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है, समांतर माध्य सबसे कम प्रभावित होता है। समांतर माध्य से विचलनों का बीजगणित योग ए 2 है, 0 है, 1 है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है बेटा, उत्तर क्या हो गया, सी। वर्ग 10-15 में वर्ग अंतराल क्या है बेटा, उत्तर क्या हो गया, सी हो गया। कितना है, 5 है। वर्ग अंतराल यानी कि कितना उसके अंदर गैप है। आगे चलते हैं। सूचकांक की रचना के लिए डैश के सूत्र को आदर्श माना जाता है, किसके बेटा, फिशर के सूत्र को। तो सबसे ज्यादा जो सूचकांक की जब रचना की जाती है, यानी जब प्राइस इंडेक्स, जब भी हम कोई भी सूचकांक बनाते हैं, तब हम प्राइस इंडेक्स या किसी भी इंडेक्स को जब हम बनाते हैं, तो सबसे बढ़िया किसका सूत्र माना जाता है, फिशर का। बहुलक श्रृंखला में डैश बार आने वाला मूल्य है, बार बार आने वाला, सबसे अधिक बार आने वाला, जो सबसे ज्यादा आता है बहुलक, यानी मोड की बात करें। तो जब आपको प्रश्न करवाया था तो बताया था ना, बहुलक वाला लिया था जहां पर एक तरीके से जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा था। अच्छा, श्रृंखला को 2 से अधिक भागों में बांटने वाला मूल्य को डैश मूल्य कहा जाता है। तो श्रृंखला को जो 2 से अधिक भागों में बांटता है उसको विभाजन कहते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है डैश श्रेणी के अधिकतम व न्यूनतम मूल्य का अंतर है, क्या है बेटा, विस्तार। आगे चलते हैं। दो चरों के फलनात्मक संबंध को सरल रेखा को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, रेखीय संबंध कहते हैं। दो चरों के बीच में जो संबंध है, फलनात्मक संबंध को जो दिखाता है, फंक्शन को जो दिखाता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, रेखीय संबंध कहते हैं। माध्यिका एक श्रृंखला को डैश भागों में विभाजित करती है, कितने भागों में बेटा, 2 भागों में विभाजित करती है। आगे चलते हैं। सांख्यिकी का विज्ञान, सांख्यिकी डैश का विज्ञान है, किसका है बेटा, गणना का विज्ञान है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारणियन समंकों के बीच के डैश की प्रक्रिया है क्रमबद्ध करने की, यानी कि उनको क्रमबद्ध में लगाती है। सारणी जो है, जो डाटा है, उसको क्या करती है, क्रम में लगाती है। आगे चलते हैं। कल्पित माध्य से किसके द्वारा किया जाता है, ए। तो कल्पित माध्य में जिसमें ए बेटा एज्यूम्ड मीन मेथड जो था, उसमें ए की बात की जा रही है। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, ए एज्यूम कर रहे थे, तो इसलिए वो क्या हो गया, ए हो गया। आगे चलते हैं। बहुलक 3 माध्यिका और -2 माध्य, किसकी बात कर रहा है, माध्य। तो जब बहुलक निकालना हो तो 3 माध्यिका -2 माध्य। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला हमारा जो यूनिट है, आखिरी यूनिट, और स्टैटिक्स, यहां पर हमारी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वो थे, ऑब्जेक्टिव्स थे,
और न्यूमेरिकल तो ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं स्टैटिक्स के, स्टैटिक वाली ही वीडियो में, लास्ट में जाओगे तो आपको वहां मिलेगा। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है, यानी कि आखिरी इकाई है जिसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सहसंबंध गुणांक सदैव स्थित होता है 0 तथा +1 के मध्य, -1 तथा 0, -1 अब ये भी बताया था किसके, बेटा उत्तर क्या हो गया, सी हो गया, -1 तथा +1। आधार वर्ष होता है तुलना या संदर्भ का वर्ष, बिल्कुल पढ़ा रखा है, तुलना या संदर्भ का वर्ष होता है, तुलना या संदर्भ का वर्ष होता है। आगे चलते हैं बेटा। सूचकांक की विशेषता क्या है, विशेष प्रकार के माध्य संख्या में व्यक्त, तुलना का आधार उपयुक्त सभी, तो बेटा उपयुक्त सभी हो गया। आगे चलते हैं। सूचकांक मापते हैं दो चरों के मध्य में संबंध को, संबंधित चरों के एक समूह में होने वाले परिवर्तन, चर मूल्यों में अंतर, इनमें से कोई नहीं, तो बेटा किसको, दो चरों के मध्य संबंध को मापते हैं। आगे चलते हैं। वर्तमान वर्ष वह वर्ष जिसमें होने वाले औसत परिवर्तन को मापा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, वर्तमान वर्ष कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस परिवर्तन को मापता है, खुदरा कीमत, थोक कीमत, उत्पादकों के की कीमत में, तो खुदरा कीमत को माना जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है, थोक कीमत सूचकांक का, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का या उत्पादक, तो यहां पर बेटा थोक उपभोक्ता कीमत सूचकांक का, कि अगर मुद्रास्फीति की बात करें तो वहां पर उपभोक्ता कीमत सूचकांक की हम गणना करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूचकांक की रचना के लिए डैश के सूत्र को अभी बताया था, फिशर, इसके सूत्र को, फिशर को। अच्छा, आधार वर्ष को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, आधार वर्ष को संदर्भ वर्ष भी कहा जाता है, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था। सूचकांक की गणना की फिशर विधि डैश माध्य पर आधारित है, किस माध्य पर बेटा, गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संकेत शब्द डैश प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है बेटा, वर्तमान वर्ष को। इसी के साथ साथ सहसंबंध तकनीक को की खोज डैश ने की थी, सहसंबंध तकनीक की खोज किसने की थी, प्रोफेसर गॉल्टन ने की। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देशांक एक डैश की माप है, तो किसकी माप है, निर्देशांक, सापेक्षता की। इसके साथ साथ सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है, तो किसको आर्थिक बैरोमीटर, यानी कि बैरोमीटर क्या करता है, वो नापता है, मापता है। तो भाई आर्थिक बैरोमीटर में जो बदलाव हो रहा है इसको कौन मापेगा, सूचकांक, यानी कि जो संख्याएं हैं या जो हमारे पास सूचकांक है वो बताएंगे, यानी कि इंडेक्स, जो इंडेक्स हैं यही तो बता पाते हैं कि भाई अभी क्या है और भविष्य में क्या था, या पास्ट में क्या रहा, या भविष्य में क्या होगा, इसको भी कौन प्रेडिक्ट करता है, सूचकांक करते हैं। अच्छा, जब दो चरों की एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सकारात्मक संबंध। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सत्य सत्य की तरफ बढ़ते हैं। बेटा क्या बोल रहा है, सहसंबंध गुणांक सदैव धनात्मक होता है, क्या सही है, क्या सहसंबंध को जो कोरिलेशन है क्या हमेशा धनात्मक होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने इसकी रेंज पढ़ी थी, -1 से लेकर कितना तक होता है, +1 तक होता है ना, तो कैसे सिर्फ धनात्मक कैसे होगा। दो या दो से अधिक समूहों अथवा श्रृंखलाओं के बीच निश्चित संबंध को सहसंबंध कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। आगे चलते हैं बेटा, यदि सहसंबंध गुणांक का मूल्य +1 है तो इसका अर्थ है कि दो चरों के बीच में पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, बिल्कुल सत्य है बेटा। कार्ल पियर्सन की सहसंबंध विधि में उन श्रृंखलाओं का प्रयोग होता है जहां विचलन कल्पित माध्य के आधार पर निकाला जाता है, बिल्कुल गलत है, असत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके अंदर कल्पित माध्य की मदद से नहीं निकाला जाता विचलन को। आगे देखते हैं, दो श्रृंखलाओं के बीच सदैव कारण और प्रभाव संबंध पाया जाता है जो उच्च सहसंबंध गुणांक को दर्शाता है, बिल्कुल असत्य है बेटा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बढ़ता हुआ कीमत सूचकांक बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों का सूचक है, तो कह रहा है एक बढ़ता हुआ कीमत सूचकांक बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों का सूचक है, बिल्कुल असत्य है। बढ़ता हुआ कीमत सूचकांक किसका सूचक होता है बेटा, कीमत में परिवर्तन का, किसका, कीमत में परिवर्तन का, सॉरी ये रहा, किसका, कीमत में परिवर्तन का, कि बहुत ज्यादा अगर सूचकांक होगा तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा कीमतों में परिवर्तन है, तो एक चिंता का विषय हो सकता है। अच्छा, सूचकांक समय के दौरान चरों में हुए सापेक्षित परिवर्तनों को मापते हैं, क्या सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आगे चलते हैं, उपभोक्ता की कीमत सूचकांक विभिन्न स्थानों में रहने वाले उपभोक्ताओं वर्गों के ऊपर थोक मूल्यों में होने वाले औसत परिवर्तनों के प्रभाव को मापने के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल बेटा असत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारित सूचकांक में विभिन्न मदों को उनके सापेक्षित महत्व के अनुसार भार दिया जाता है, बिल्कुल बेटा सत्य है ये। आगे चलते हैं,
क्या कह रहा है, साधारण सूचकांक केवल सरल सामूहिकरण विधि द्वारा ही बनाया जा सकता है, बिल्कुल असत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति को थोक कीमत सूचकांक में हुए परिवर्तन के रूप में मापा जाता है जो थोक कीमतों के साप्ताहिक कथनों पर आधारित होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल क्या है बेटा, सत्य। आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो बेटा ऑब्जेक्टिव्स थे, जो सभी ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण थे, वो हमने कर लिया है। चाहे वह भारतीय अर्थशास्त्र हो, चाहे वह सांख्यिकी हो। तो बेटा मुझे आशा है कि सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो हमने बाकी की 2 वीडियोस, चाहे वो सांख्यिकी की हो, चाहे वो अर्थशास्त्र की हो, भारतीय अर्थशास्त्र की हो, वो आपने अच्छे से देख ली होंगी, ताकि बेटा जब आप कल एग्जाम में जाएं तो बिना किसी डर के अच्छे से पेपर दे सकें और अच्छे नंबर पा सकें। तो इसी के साथ बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और मजेदार टॉपिक के साथ, और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।